नमस्कार। प्रेरणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार सैनी आज कक्षा 12 की इतिहास पाठ्य पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 185 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य वंश के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से। हमें कहाँ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से चल करके 185 ईसा पूर्व तक रहा था। तो इसके बारे में हम मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत लेते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत, और नंबर 3 है विदेशी विवरण। पहले साहित्यिक स्रोत लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ साहित्यिक स्रोत हैं, उनको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 2 है बौद्ध ग्रंथ, और नंबर 3 है जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथाश्रित सागर, पतंजलि का महाभाष्य, आदि ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा नंबर 2 है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में महावंश, दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है दिव्यावदान। दिव्यावदान पुस्तक से हमें मौर्यकालीन शासकों के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, और उनके प्रवर्ती जो शासक हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में भद्रभाहु का कल्पसूत्र, और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, ये 2 ग्रंथ मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये है साहित्यिक स्रोत। अब दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अशोक के द्वारा निर्मित अभिलेख आते हैं। इन अभिलेखों में अशोक के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाई गई है उनके बारे में, उनकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है।
ये 150 ईसा पूर्व का है। इसके अलावा काली पोलिस वाले मर्द भांड है, चांदी और तांबे के पंचमारक या आहत सिक्के हैं, उनसे भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में यूनानी और रोमन लेखक, जिनमें स्ट्रेबो है, एरियन है, जस्टिन है, डायोडोरस है, फिलार्कस है, मेगस्थनीज है, प्लूटारक है आदि विद्वान है, लेखक हैं, उनके द्वारा लिखे विवरण से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। ये मौर्यकालीन प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। अब आता है मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत के बाद अब आता है मौर्यकालीन साम्राज्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को समझने से पहले हमें दो विदेशी शासक उनके बारे में जानना जरूरी है। पहला है सिकंदर और दूसरा है सेल्यूकस। सिकंदर और सेल्यूकस ये कौन थे, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का उनके साथ मुकाबला होता है, युद्ध होता है, तो देखते हैं। पहले सिकंदर। यूनान की एक छोटी सी रियासत थी मकदूनिया। मकदूनिया रियासत पर फिलिप द्वितीय नाम का शासक शासन करता था। इसका शासन 359 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व तक रहा है। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। 20 वर्ष की आयु में ये मकदूनिया का शासक बनता है। तो सिकंदर जैसे ही मकदूनिया का शासक बना था, वह एक महत्वाकांक्षी था। इसने जैसे ही शासक बना, विश्व विजेता की ठान ली थी। वह एक महान शासक, महान सेना नायक, विजेता था। इसलिए उसने पहले मकदूनिया और यूनान के अंदर अपनी स्थिति सुदृढ़ करके और भारत की तरफ रुझान करता है। तो 327 ईसा पूर्व में वह बैक्ट्रिया के पश्चात बेबीलोन होता हुआ ये सिंधु प्रदेश में प्रवेश करता है, भारत की तरफ। सिंधु प्रदेश में ये काबुल और सिस्तान पर अधिकार करता है। इनको जीतने के बाद, काबुल और सिस्तान को जीतने के बाद, वह हिंदुकुश को पार करता है। हिंदुकुश पर्वत को पार कर सिंधु प्रदेश में प्रवेश करता है, जहाँ भारत के छोटे छोटे अनेक राजा शासन किया करते थे और उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। एक दूसरे
में शत्रुता थी, दुश्मनी थी, और उसका फायदा ये सिकंदर उठाता है। हिंदू कुश पर्वत को पार कर बोलन दरे के माध्यम से ये सिंधु प्रदेश में आता है। सिंधु प्रदेश में उस समय पौरव राज्य का शासक था राजा पोरस। तो सबसे पहले ये पोरस के साथ युद्ध करता है झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब नदियों के बीच में ये पूर्व राज्य है जहाँ राजा पोरस शासन कर रहा था। दोनों की सेनाएं झेलम नदी के पश्चिमी और पूर्वी तट पर तैनात हो जाती हैं, लेकिन उस समय बरसात का समय था, झेलम नदी में बाढ़ आ जाती है। कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन धोखे से सिकंदर ने एक रात्रि को अत्यधिक बारिश हुई थी। इस दौरान भारतीय शासक जो पोरस था उसकी सेनाएं आराम कर रही थी, लेकिन सिकंदर ने उस बाढ़ में अपने सैनिक उतार दिए और राजा पोरस की सेना पर अटैक कर दिया। इसलिए पोरस की सेना आराम फरमा रही थी। उस परिस्थिति में सिकंदर की सेना का मुकाबला नहीं कर पाया और उस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है और पोरस को सिकंदर की सेना ने पकड़ लिया और राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश करते हैं। तो सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा, भाई आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो राजा पोरस की इन बातों से सिकंदर प्रभावित हो जाता है और उनको मारने से छोड़ देता है। फिर सिकंदर जैसे ही पूर्व राज्य पर अधिकार करता है तो उस समय तक्षशिला का शासक था आम्भी। इसने सिकंदर का अपने राज्य में खूब स्वागत किया और अपने सैनिक और आर्थिक दोनों सहायताएं देकर के उनका सहयोग किया। और दूसरा एक देशद्रोही शासक और था शशिगुप्त। इसने भी सिकंदर का सहयोग किया था। तो सिकंदर की सेना और मजबूत हो जाती है और इस प्रकार से सिंधु प्रदेश के ऊपर अपना अधिकार सिकंदर कर लेता है और अधिकार करने के बाद अपने अधीनस्थ शासकों को सत्ता सौंप करके 325 ईसा पूर्व में वह सिंधु प्रदेश से वापस से यूनान की तरफ जा रहा है, जहाँ 323 ईसा पूर्व में ईरान के सुसा नगर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 वर्ष का जो समय है, ये समय ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ये 325 ईसा पूर्व से सिंधु प्रदेश से वापस जा रहा है यूनान की तरफ और 323 ईसा पूर्व में उसकी ईरान के सुसा नगर में मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जो ये 2 वर्ष का समय है, उसमें उसके अधीनस्थ कमज़ोर शासक सिंधु प्रदेश पर शासन चला रहे थे। उस परिस्थिति का चंद्रगुप्त मौर्य फ़ायदा उठा करके कश्मीर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है। अब दूसरा शासक सेल्यूकस। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस अपने आप को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता है। तो जैसे ही सिकंदर 325 ईसा पूर्व में सिंधु प्रदेश को छोड़ता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जैसे ही सेल्यूकस
मैसिडोनिया का शासक बनता है, वह अपने आप को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता है और उत्तराधिकारी मानने के कारण वह सिंधु प्रदेश पर अपना अधिकार जताता है। तो वह अपनी सेना लेकर के आ जाता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध होता है। ये थे सिकंदर और सेल्यूकस। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। इसमें सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग जाति का उसको मानते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, ये उनको शूद्र मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे जाति से, ब्राह्मण ग्रंथ, जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथ उसको क्षत्रिय मानते हैं। जैन व बौद्ध ग्रंथ। एक अन्य पुस्तक है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये उसको वर्सल मानती है। वर्सल, वर्सल का मतलब निम्न जाति का, निम्न कुल का। लेकिन कुछ भी हो, इसकी वास्तविकता ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका गुरु का नाम था कौटिल्य, या इसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये वर्ण धर्म का प्रबल पोषक था, इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि कौटिल्य ने अब चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे करके और मगध का राज सिंहासन पर बैठाया था। इसका मतलब ये क्षत्रिय ही रहा होगा। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। फिर है ये कहाँ का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध एवं जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इनका पिता मौर्य नगर का निवासी था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के गर्भ में था, उस समय उसके पिता की मृत्यु किसी सामंत के युद्ध में हो गई थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की माता को उनके भाइयों के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र में भेज दी जाती है, और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। जन्म होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को एक गोपालक को बेच दिया जाता है। गोपालक ने अपनी गौशाला के अंदर उनका पालन पोषण किया, संरक्षण किया, और वहीं पर ये बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसको एक शिकारी को बेच दिया जाता है। शिकारी अपने पास ले जा कर के और उनका पालन पोषण कर उसको बड़ा करता है और पशुपालन का कार्य उनको सौंप देता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ से ही एक प्रतिभावान छात्र था, इसलिए उसने अपने समवयस्क जो बालक थे, पशु चराने का काम किया करते थे, उनका नेतृत्व करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस प्रकार से वह उनमें होने वाले झगड़ों का निर्णय करता था, और उसी समय उनका जो गुरु था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिसको कहते हैं, ये एक दिन वहाँ से जंगल से निकला, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम नामक खेल में व्यस्त था। तो उसने बैठ करके उनकी खेल और उनके नेतृत्व भावना को देखा, तो उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये बालक आगे भविष्य में जा कर के और भारत का महान सम्राट बन सकता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से एक शिकारी के पास से और सम्राट तक पहुंचता है। तो देखिए, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था भारत की तरफ, तो उस समय
उत्तर पश्चिम का भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। और तक्षशिला का एक आचार्य था, वो था कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त। उन्होंने ये चिंता सताने लगी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने वाला है और भारत का सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो उस सिकंदर के आक्रमण से भारत को बचाया किस प्रकार से जाए। इसलिए कौटिल्य के नेतृत्व में एक आपात बैठक बुलाई जाती है तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर, और उसमें ये डिसीजन किया गया कि भारत को सिकंदर से बचाने वाला सिर्फ एक है, और वह है मगध का शासक धनानंद। तो ये सभी आचार्यों ने मिलकर के जिम्मेदारी सौंपी कौटिल्य को कि आप जाओ धनानंद के पास और एक अखंड भारत का निर्माण करने की योजना उनको बताओ, ताकि सिकंदर से भारत को बचाया जा सके। तो कौटिल्य धनानंद के पास पाटलिपुत्र जाता है और अखंड भारत की योजना बताता है। क्योंकि उसके पास ही क्यों गया? क्योंकि धनानंद एक प्रभावशाली शासक था, उसमें इतनी काबिलियत थी कि वह 16 महाजनपद जो थे उनको एक एक करके, या आधे तो उनके डर से ही, कहने से ही उनमें शामिल हो जाएंगे, और बाकी को अपने बल पर वह अपने में मिला सकता था और एक अखंड भारत का निर्माण करके और सिकंदर का मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन धनानंद नहीं मानता है और कौटिल्य के गुस्से में आकर के एक चांटा मार देता है, उसका अपमान कर देता है। तो कौटिल्य गुस्से में आकर के उसको चेतावनी दे देता है कि एक दिन धनानंद का साम्राज्य भी समाप्त करूंगा और एक अखंड भारत का निर्माण करके दिखाऊंगा। ये कह कर के गुस्से में होकर के कौटिल्य चलता है वापस तक्षशिला के लिए। उसी समय वह एक जंगल से गुजरता है और उसी जंगल में वह उस बालक को देखता है जो पशु चराया करता था, जो आपने अभी भी देखा है। तब उस शिकारी से उस चंद्रगुप्त मौर्य नामक जो बालक था उसको 1000 कारसारपण दे करके, उस समय ये मूल्य की इकाई थी, रुपये थे, 1000 कारसारपण दे करके उसको तक्षशिला अपने साथ ले जाता है। वहीं उसको सैनिक शिक्षा और प्रशासनिक शिक्षा में निपुण करता है। तो ये मानते हैं कि उस समय चंद्रगुप्त की आयु 8 वर्ष थी। इस आधार पर मानते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश की समय आयु है वो 8 वर्ष थी। तो ये मानते हैं कि उस समय कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ लेकर के गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 8 वर्ष रही होगी और वहाँ अध्ययन का समय है वो 16 वर्ष था। इस प्रकार से वह 24 वर्ष का हो गया। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण की उस समय चंद्रगुप्त मौर्य 24 वर्ष का हो गया था। इसी प्रशिक्षण के दौरान, सैनिक शिक्षा और प्रशासनिक शिक्षा के दौरान, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर से सैनिक सहायता मांगने के लिए जाता है, क्योंकि कौटिल्य का धनानंद ने अपमान कर दिया था, उसका बदला लेने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसी समय सिकंदर के पास जाता है और सैनिक सहायता मांगता है, लेकिन अपनी स्पष्टवादिता के कारण सिकंदर गुस्से में हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य को मारने की धमकी देता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच करके और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वही चंद्रगुप्त मौर्य जब 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस से यूनान के लिए जाता है, तो पीछे से कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और वहीं से अपनी सेना संगठित करके और गुरु बना कौटिल्य, उनके नेतृत्व में सेनापति बन करके और मगध का शासक धनानंद पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में धनानंद पराजित हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि ये युद्ध बहुत रक्त रंजित रहा होगा और यूनानी शासक प्लूटार्क भी ये कहता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना था। धन्यवाद।